बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है क्योंकि दोनों ममालिक यानी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे की तनसीबात को निशाना बना रहे हैं और अब डिपेंड ये करता है कि अगर ये मुआहिदा दूरस होगा, मुस्तकिल अमन की शक्ल इख्तियार करेगा, तो उसके लिए दोनों को लचक का मुजाहरा करना होगा, दोनों को पास रखना होगा अपने अपने किए गए वादों पर। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि मुसलसल इजराइल की यह कोशिश है कि वो इस मुआहिदे को पाए तकमील तक पहुंचने से रोक सके और इसीलिए ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की है कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, और बहरीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है ईरान को। ईरान की तरफ से सीरियस वार्निंग्स दी गई है। क्या मुमकिन तौर पे होने जा रहा है, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत जमातुल अहरार के जो कारिंदे थे बॉर्डर एरिया में उन्हें निशाना बनाया गया है, उनकी कमीनगाहों को, जहां पे वो छुपते थे जाके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के बाद अपने भारतीय हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। 29 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और अफगानियों को लेके एक नया अहकाम भी जारी सामने आया है, एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगले कुछ अरसे के अंदर तमाम अफगानियों को बेदखल किया जाएगा, मुल्क बदर किया जाएगा। कब से इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ होना है, इस नोटिफिकेशन का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका ईरान मुआहिदे को लेकर अमेरिका ईरान झड़पें बंद और अब ये जो मुज़ाकरात हैं इसका दारोमदार है दोहा में ये बैठक होने जा रही है और इसके असरात भी हम देख रहे हैं। दोबारा से तलखी बढ़ती है तो फिर तेल की कीमतों में इजाफा होता है, स्टॉक मार्केट्स के अंदर उतार चढ़ाव होता है और इससे डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के ऊपर, उनके करीबी रुफ़का के ऊपर ये संजीदा इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि वो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेते हैं। तो क्या वाकई में ये मामला सारा इस वजह से इसको गर्म रखा जा रहा है कि पैसा बनाया जाता रहे और अपने करीबी दोस्तों को डोनाल्ड ट्रंप फायदा पहुंचाते रहे, क्योंकि अब ये इल्जामात से आगे बढ़कर सबूतों के साथ संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है मामला। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो यही है कि एक अमरीकी ओहदेदार ने कंफर्म किया है एक ईमेल में और ये बताया है कि आबने हुर्मस और उसके इर्द गिर्द के इलाके का हवाला देते हुए कि MOU मुफाहमत की यादाश्त के तमाम पहलुओं पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे और दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है, यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में शमूलियत की यकीन दहानी करवा दी गई है। तो दोनों फरीकैन फिलहाल बैठ जाने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। आबना हुर्मस में बहरी जहाज़ आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं और ये मामला उस वक्त भी गर्म हुआ है जब ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बार बार उनके जहाज़ को आबना हुर्मस में निशाना बनाया गया है। कहते हैं जी 4 बार ईरान की तरफ से उनके जहाज़ को निशाना बनाया गया और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात का रास्ता वो अपनाना चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदार का ये भी कहना है कि मुफाहमती यादाश्त के तमाम पहलुओं पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे और हालिया झड़पों के बाद दोनों फरीकैन फिलहाल पीछे हट जाएंगे। तो दोनों की तरफ से एक दूसरे को यकीन दहानी कराई जा रही है कि भाई एक बार फिर से सीज़ फायर किया जाता है, अपने हमलों को रोका जाए और बैठकर बात की जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट है, उसकी तरफ से एक दावा किया जा रहा है। क्या दावा है वो भी आपको बताते हैं। और दावा यह है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। अच्छा, ये दोनों ममालिक इत्तेफाक कर भी लें उससे ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उधर से इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से लबनान पर हमला किया जाता है और अब तो ये खबर आ रही है कि शाम के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाया गया है, वहाँ पर भी कुछ इलाकों को हथियाया गया है और जब तक शाम में, लबनान में, गज़ा में या फिर ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा, मुस्तकिल अमन की तवक्को हम नहीं कर सकते। बहरहाल ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट्स की तरफ से और वो कह रहे हैं कि जी दोनों की तरफ से हमले रोकने पर इत्तेफाक किया जा रहा है और इस हफ्ते मुज़ाकरात करने का फैसला भी किया है, यानी कि कल के रोज़। तो अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान आबना हुर्मस के तनाज़े को हल करने के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात पर राजी हो गए हैं और ईरानी ओहदेदार इससे पहले ये कह चुके हैं कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि इतवार को जो संडे को वीकेंड पे मुज़ाकराती दौर होना था वो तातुल का शिकार हुआ और उसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सके हैं। तो अब वार्निंग दी जा रही है, बड़ी ही संजीदा वार्निंग है ईरान की तरफ से बहरीन के लिए और वो कह रहे हैं कि जी अगर ये सिलसिला बहरीन की तरफ से बंद नहीं किया जाता तो उन्हें
उन्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं ये अली अकबर विलायती, जिन्होंने कहा है कि अगर मजीद इश्तियाल दिलाया गया तो बहरीन पर ज़्यादा शिद्दत से हमला करेंगे। और वो कहते हैं कि जी बहरीन को सख्त वार्निंग दी है हमने, बहरीन की हुकूमत अपनी हुदूद में रहे और सियासत से गुरेज करे। साथ में वो कहते हैं कि जी बहरीन ऐसा खेल ना खेले जिससे ईरान सख्त फैसले पर मजबूर हो जाए। तो इन तमाम अरब ममालिक को जो कि अब भी सहूलतकारी का काम कर रहे हैं इसराइल के लिए और इस अमन मुआहदे को सबोताज कर रहे हैं, अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि ईरान अगर अमेरिका और इजराइल से नहीं डरा या खौफजदा नहीं हुआ या उनके सामने घुटनों पर नहीं आया तो इन ममालिक के सामने वो सरेंडर कैसे करेगा या इनके हमलों से वो डर कर चुप करके कैसे बैठ जाएगा। और अगर अमेरिका और इजराइल यहाँ से चले भी जाते हैं तो फिर इन ममालिक का क्या मुस्तकबिल होगा, वो अमन से किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे ईरान के साथ मुसलसल छेड़खानी की सूरत में, जबकि अमेरिका इस खित्ते के अंदर मौजूद अपनी बेसिस को, अपने अड्डों को बंद करने पर गौर कर रहा है। और यकीनी तौर पे जो मुआहिदा है उसके अंदर ये शराइत भी शामिल है कि इस खित्ते के अंदर अपने तमाम जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितनी भी बेसिस हैं, उन्हें बंद करना होगा और तमाम तनाज़ात का हल वो चाहते हैं। फ्रीज असासों के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी 12 अरब डॉलर के जो हमारे पास हमारे फ्रीज असासे कतर के अंदर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें से 6 अरब डॉलर के असासे तो रिलीज़ किए जाएं, बाकियों को मरहलावार किया जाए। इसी तरह से जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, उसका खात्मा भी किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये तजवीज़ ज़ेर गौर है क्योंकि अवामी सतह पर यह मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि भाई पूरी दुनिया में अगर ईरान ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, इसके ऊपर पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं, तो हम जो कि पड़ोसी हैं और हमारी जो पाइपलाइन बॉर्डर तक पहुँच भी चुकी है, हमारी आवाम को उससे कब फ़ायदा होगा। तो वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से कहा गया कि हम ईरान से सस्ता तेल और गैस ख़रीदने पर गौर कर रहे हैं। तो मुमकिन तौर पर हम दुआ करते हैं कि ये जो अमन मुआहिदा है ये मुस्तकिल अमन में तब्दील हो और पाकिस्तानी अवाम भी इससे फ़ायदा उठा सके। और ये ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान की अवाम को इससे फ़ायदा होगा तो ईरान के ज़रिए मुबादला को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल अभी तक हम देख रहे हैं कि जो दोबारा से तलखी हुई है वीकेंड पे, इससे तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और ब्रेंट खाम तेल इसकी कीमत में 0.8% इजाफे के बाद ये 72.57 डॉलर फी बैरल में फ़रोख्त की जा रही है। तो अगला जो वीकेंड है अगर ये यूं ही झड़पें जारी रहती हैं, हमले जारी रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो एक बार फिर से महंगी भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको बताते हैं कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में तखरीबकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई में 29 खारजियों को, दहशतगर्दों को हलाक किया है। और ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था क्योंकि आपको याद होगा कि इतवार के रोज़ ही रेंजर्स को जो इलाका है कराची के अंदर रेंजर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और फिर जवाबी कार्रवाई भी की गई है। 24 घंटों के अंदर अंदर जो दहशतगर्द थे अफ़गानिस्तान से, उनके हैंडलर्स थे, उनके बयानात सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्हें अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती रही, किस तरह से उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और जमातुल अहरार ये वो ग्रुप है, दहशतगर्द तंजीम है जो कि भारत की फंडिंग से अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग लेता है और पाकिस्तान के अमन को तबाह करता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जहां पे 4 अफगान सूबे जिसमें पक्तिका है, जिसमें पक्तिया है, कुन्नड़ है और यहाँ पर 25 से ज़्यादा दहशतगर्दों को दौरान कार्रवाई जहन्नुम वासिल किया गया है। इसके अलावा दीगर जो अपडेट्स हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर या अफगानियों को लेकर नया SOP जारी किया गया है जिसमें तमाम अफगानी जो पाकिस्तान में किसी भी स्टेटस में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे वो कोई कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कोई तालिब इल्म है या फिर किसी स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान के किसी तालीमी इदारे में या मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं या IT की या कोई भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें अब इस मुल्क से निकाला जाएगा और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 28 जून को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक 10 जुलाई से ये नाफिजुल अमल होगा, यानी कि अब से 10-12 दिन के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा। उनकी तादाद गिनी जा चुकी है, उनकी लोकेशंस गिनी जा चुकी हैं, उनके ठिकाने, उनके तमाम तर जो हाइड आउट्स हैं उन्हें अब ट्रेस आउट कर लिया गया है, उनकी जियो फेंसिंग कर ली गई है और अब मरहलावार बग़ैर किसी तफरीक के उन्हें चुन चुन के मुल्क बदर किया जाएगा। और जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी तो ये राय है बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा कर लिया जाता तो पाकिस्तान में बेशुमार जो कीमती और मासूम जाने गई हैं वो ना जाती
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ پاکستان کی تمام تر جو ہاسپٹیلٹی ہے، پاکستان کی تمام جو میزبانی ہے، اسے بھلا دیا گیا ہے. احسان فراموشی کی انتہا کو چھوتے ہوئے تمام افغانی جو ہیں وہ ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، پاکستان کے امن کو تباہ کرنا. کس کی وہاں پر یا تو یہ چند ڈالرز کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا پھر بھارت کو جو ان کا نیا آقا اس وقت بن چکا ہے، یا اسرائیل جو بھارت کی ساتھ گٹھ جوڑ کر کے افغانستان کے پراکسی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ سندھ ہو یا پھر پنجاب ہو. وہاں پہ امن کو تباہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اب یہ جو سلسلہ ہے اس کے مکمل خاتمے کے لیے افغانیوں کو 10 جولائی سے پکڑ کر ملک بدر کیا جائے گا، اور ان کے لیے اس ملک میں اب رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. کچھ اچھے افغانی بھی ہوں گے، لیکن جو اکثریت اس طرح کے اقدامات میں یا ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، کچھ ڈائریکٹلی دہشت گردی میں انوالو ہیں اور کچھ سہولت کاری میں انوالو ہیں، اور یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اب یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. تو ناظرین، یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، اور یقینی طور پہ بھارت کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، چاہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی ہے یا دیگر پارٹیز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جتنی بھی اس وقت آزادی کی تحریکیں ہیں، چاہے وہ میزورام ہو، ناگالینڈ ہو، تریپورہ ہو، یا پھر کوئی بھی خالستان کی تحریک ہو، کشمیر کے اندر آزادی کی تحریکیں ہیں، ان سب کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ مکمل طور پہ تمام بھارت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. میڈیا ان کا کنٹرولڈ ہے، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے اسے طاقت کے بلبوتے سے دبا دیا جاتا ہے یا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں، بلوچستان میں حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ پاکستان کے اندر تمام صوبوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، برابر کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. لیکن جو منافقین ہیں وہ ہوا دینے سے باز نہیں آتے. اور اس وقت آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار دنگے فساد کو ہوا دی جا رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے. ان تمام مظاہرین کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے حالات کو خراب کیا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اب پاکستان کی تمام فورسز نے، پاکستان کی ریاست نے کمر کس لی ہے. جس طرح سے ہم نے امریکہ اور ایران کو جنگ کے دہانے سے میز پر لانے کے لیے تمام تر کوششیں کی ہیں، تو اپنے ملک کے اندر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جتنے بھی تخریب کار ہیں، انہیں ٹھکانے کے لگانے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا، تو اس سے ہماری فورسز، ہماری ریاست دریغ نہیں کرے گی اور گریز نہیں کیا جائے گا. آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.